स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। जून 2025 के सवालों को हम लोग लगा रहे हैं और बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है दोस्तों। आज चौथा दिन है और हम लोग 16वें सवाल पे पहुंचे हैं। आज का हमारा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिधम्म पिटक की 7 पुस्तकों में शामिल नहीं है। इन चारों में बताना है कि 7 पुस्तक जो अभिधम्म पिटक की है उसमें कौन सी शामिल नहीं है। पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर डिटेल में चलते हैं। दोस्तों पहला धम्मा संगिनी, कथावत्तु, पुग्गला पन्नाती और महानिदेश, इसमें कौन सी है जो अभिधम्म पिटक की नहीं है। तो इसमें दोस्तों महानिदेश जो है वो अभिधम्म पिटक की नहीं है। बाकी धम्मा संगिनी, कथावत्तु और पुग्गला पन्नाती ये अभिधम्म पिटक की पुस्तकें हैं। कैसे हैं इसमें अभी चलो बात करते हैं। जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, उनकी मूल पुस्तकों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। मूल जो पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म की, तो उसको 3 भागों में, पहला क्या है विनय पिटक, दूसरा क्या है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 भाग में डिवाइड है, इसलिए इसे त्रिपिटक भी कहा जाता है और त्रिपिटक पाली भाषा में लिखित है। ये क्लियर हो गया। अब हम विनय पिटक की बात कर रहे हैं, तो इधर विनय पिटक की मुख्य पुस्तकें लिखी हुई हैं, लेकिन विनय पिटक क्या है, विनय पिटक में नियम बताए गए हैं, आचरण कैसे करना है, यानी कह सकते हैं नियमों की किताब है विनय पिटक। पिटक मतलब बुक समझ सकते हैं। भिक्षुओं के लिए नियम बताए गए हैं, आचरण बताए गए हैं, ये सब विनय पिटक में है। और विनय पिटक की दोस्तों पुस्तकें हैं, पहला शुद्ध विभंग है, दूसरा है महावग्ग, तीसरा है चुल्लवग्ग, चौथा है परिवार। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये फैक्चुअल ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी पुस्तक विनय पिटक की नहीं है। अब हम विनय पिटक के बाद चलते हैं किस पे, सुत्त पिटक पे। सुत्त पिटक पे दोस्तों, सुत्त पिटक बुद्ध के उद्देश्यों की किताब है, उपदेशों की किताब है। और उपदेशों की किताब के चलते इसमें कई पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख रूप से आते हैं दीघ निकाय। देखो हाँ, अभिधम्म पिटक की जो हम लोग बात कर रहे थे ये है। ठीक, तो इसमें 7 पुस्तकें हैं दोस्तों। 7 में से हम लोगों के पास कौन सी नहीं थी, तो एक हम लोग देखे थे महानिदेश नहीं थी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है, धम्मा संगिनी है। धम्मा संगिनी कौन सी है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। धम्मा संगिनी, संगानी, विभंग, कथा, धातु कथा, पुंगल पन्नाति, कथावत्थु, यमक और पठान, ये पुस्तकें किसकी हैं, अभिधम्म पिटक की। लेकिन ये सवालों से था। और अभिधम्म पिटक में अच्छा बात कर रहे हैं तो कर ही लें कि जिसमें दार्शनिक विश्लेषण है दोस्तों, दार्शनिक विश्लेषण है। दार्शनिक विश्लेषण यानी मन, चेतना, तत्वों में गहराई में अध्ययन किया जाता है, इसमें अभिधम्म पिटक की बात होती है। इसकी ये पुस्तकें हैं, ये याद करना है। वहीं जब सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक क्या है कि बुद्ध के उपदेशों की किताब है। ऐसे बोल सकते हैं कि बुद्ध के जो उपदेश थे उसको इनमें संकलित किया गया है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, सुत्त पिटक को याद करना है। और इसके अंतर्गत आते हैं मुख्य रूप से दीघ निकाय। तो बोला जाएगा कि दीघ निकाय किसका पार्ट है, तो सुत्त पिटक का है। दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुंदक निकाय। ये 5 हैं। और आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये खुंदक निकाय याद रखना है, क्योंकि इसमें 15 छोटी छोटी पुस्तकों का संग्रह दिया गया है। ठीक है, उन 15 छोटी छोटी पुस्तकों के संग्रह को देखेंगे अगर, तो कौन से आ जाएंगे, खुंदक निकाय में ये है 15 पुस्तकें। कौन सी, खुंदक पाठ। हाँ, इसमें सारी चीजें नहीं याद रखनी, 1-2 बार पढ़ेंगे। और कुछ प्रमुख जैसे थेरी गाथा, देखो थेर गाथा और थेरी गाथा में अंतर नहीं है। थेर गाथा जो भिक्षुओं के लिए था और थेरी गाथा भिक्षुणियों के लिए, इनके प्रेरणादायक गीत थे, दोनों गीत हैं। ये 2 ठीक हो गए। जातक आपको पता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, तो ये जातक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको कनेक्ट करके याद करना है।
और कौन आता है? सुत्त निपात काफी आता है। यह प्राचीनतम छंदबद्ध उपदेशों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये 3 हो गए, जिसमें खुंदक पाठ कम आया है, लेकिन पहला है खुंदक पाठ, याद कर लेंगे। धम्मपद, ये जरूरी है कि बुद्ध के 423 प्रसिद्ध नैतिक और आध्यात्मिक उपदेश हैं। ठीक, और बाकी एक एक बार पढ़ लेंगे कि खुंदक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवृत्तक, सुत्त निपात, विमानवत्तु, पेतवत्तु, थेरी गाथा, जातक, निदेश और पाटी संभिदागम दामंग और अपदान, बुद्धवंश, चरिया पिटक। ये चरिया पिटक भी ठीक है। तो ये जो गोले हमने कर दिए हैं उसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी एक बार पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल आज का यानी 17 सवाल पे पहुंचे हैं दोस्तों, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। और क्या सवाल है हमारा? थॉमस कोरिएट, जीन कार्डिन, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, नूनिज और इधर है राष्ट्रीयता, ये कहाँ कहाँ से आए थे। दोस्तों थॉमस कोरिएट की बात अगर होती है तो पहली बात तो ये अंग्रेज था, इसको थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद पुर्तगाल के कुछ प्रमुख व्यापारियों की बात करेंगे। थॉमस कोरिएट अंग्रेज था जो कि जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो ये हो गया। जीन कार्डिन की बात करते हैं तो जीन कार्डिन फ्रेंच निवासी था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसको याद करना ही होता है। फ्रांसिस्को पेलसर्ट कौन है? ये है डच यात्री दोस्तों, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जहांगीर के काल में ये भी आया था। ठीक, और आगरा में भी रहा था ये, आगरा में। और वहीं नूनिस की बात आती है तो ये पुर्तगाली था और ये विजयनगर साम्राज्य में आया था, विजयनगर साम्राज्य। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कौन सा सवाल सही आंसर सही होगा? ए का सेकंड है, सेकंड ही है, तो इस तरीके से ये हमारा सही हो जाएगा। एक बार और समझ लो, थॉमस कोरिएट अंग्रेज था जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जीन कॉर्डिन फ्रेंच था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट कौन था? और डच था जहांगीर। और नूनिज जो पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आया था। कुछ भारत में आने वाले पुर्तगाली यात्रियों की सूची है ये, जिसमें वास्को डी गामा तो आपको पता है कि 1498 में भी आया था, पहली बार आया था और समुद्री रास्ते की खोज की थी इसने, पुर्तगाली यात्री था ये। पेट्रो अल्वारेज कब्राल, ये भी वास्को डी गामा के बाद आया था और पुर्तगाली था। और दुआर्ते बारबोसा, ये काफी बार पूछा गया है, जो कि विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के समय में है, क्योंकि कृष्णदेव राय भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और विजय साम्राज्य के साथ बारबोसा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां समाज के विस्तृत वर्णन किया था। डोमिंगो पायस की बात करते हैं तो ये भी कृष्णदेव राय और शासनकाल में आया था इसके, और विजयनगर साम्राज्य में शहर को, कौन से शहर को? विजयनगर को विश्व का सर्वोत्तम शहर बताया था। वहीं नूनिस अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करता है और इतिहास और सती प्रथा का उल्लेख करता है। अल्बुकर्क दोस्तों 1510 में बीजापुर के सुल्तान गोवा छीन लेता है और पुर्तगाली शक्ति को सुदृढ़ करता है, ये पुर्तगाल कंपनी की तरफ से था। तो इस तरीके से ये इसमें जो विजयनगर साम्राज्य से आए हुए जो भी यात्री हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अगले पे चलते हैं। 18वां है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? ठीक है, भीकाजी कामा, एस राणा, श्याम जी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर, इसमें से कौन थे? ये दोस्तों थोड़ा सा ये पता चलता है ना कि होम रूल आंदोलन भाई इन्हीं बेसेंट से जुड़ा था और बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा था। तो अब इस वीडियो में हम शुरुआत से इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। हालांकि इसका आंसर पहले हम बता लें कि श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे 1905 में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, चलो ठीक है, होम रूल की बात करते हैं। होम रूल थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, आप समझना, सुनते रहना तो समझ में आ जाएगा। देखो, अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करें और इंडियन परिप्रेक्ष्य में बात करें, ठीक है, एक वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे, एक इंडियन लेवल पे बात करेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वर्ल्ड पे सबसे पहली शुरुआत दोस्तों ये होती है आयरलैंड से।
और आयरलैंड में कब होती है? लगभग 1870 के दशक में होती है। और वहां भी ब्रिटिश शासन था और उसके भीतर स्वशासन की मांग उठी थी। और इसके प्रमुख जो थे आईजैक बट थे, प्रमुख के रूप में आईजैक बट थे, उन्होंने ही शुरुआत की थी, कह सकते हैं ऐसा। बस वर्ड में यही याद रखना है। अब इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन में तो अलग अलग प्रयास किए गए। पहला प्रयास कब किया गया और दूसरा प्रयास कब किया गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों लंदन में किया गया, क्योंकि ये आयरलैंड में हुआ था तो लंदन पास में है, वहां पे जो इंडियन थे वही करेंगे। तो लंदन में किया गया था, तो ये 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो कि हमारा सवाल है। ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में किया गया था। और लंदन में इन्होंने क्या किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि ये सवाल में है। तो लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी, सॉरी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अब दूसरी शाखा जो भारत में आती है, पहला प्रयास तो हो गया लंदन में, दूसरा प्रयास भारत में होता है। और कब होता है? 1916 में होता है। और सबसे प्रसिद्ध यही है दोस्तों, दो बड़े नेता इसमें काम में लगते हैं। और दो बड़े नेताओं में कौन थे? हाँ बिल्कुल, पहला जो आप बता रहे हैं सही है, बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने अप्रैल 1916 में शुरुआत की थी। और वहीं एनी बेसेंट थी दूसरी। ठीक है, एनी बेसेंट ने कब शुरुआत किया था? सितंबर 1916 में। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो पुणे से स्टार्ट किए थे, इनका क्षेत्र पुणे था। और इनका कार्यक्षेत्र जो देखेंगे अगर तो महाराष्ट्र, लेकिन मुंबई को छोड़कर, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत आ जाते हैं इसमें बाल गंगाधर तिलक में। वहीं एनी बेसेंट कहाँ से शुरू करती हैं? अडयार से शुरू करती हैं। अडयार यानी मद्रास से शुरू करती हैं और लगभग पूरे भारत में ये फैल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से होम रूल हम लोग समझ पाते हैं कि क्या था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ये हो गई। हाँ, इसका उद्देश्य क्या था? तो शांतिपूर्ण ढंग से डोमिनियन स्टेट यानी स्वशासन प्राप्त करना ही इनका उद्देश्य था। और एक था कि भारत में जो राजनीतिक चेतना है उसको जगाया जाए। तो अच्छा, इस आंदोलन से क्या हुआ? क्या ये सफल रहा? तो जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये सफल रहा आंदोलन। और इस आंदोलन के दबाव में ही 1917 में अगस्त घोषणा करनी पड़ती है। अगस्त घोषणा बाद में भी पढ़ते हैं, लेकिन अगस्त घोषणा इसमें होती है, जो कि बाद में ये डिसाइड किया जाता है इसी घोषणा के साथ कि भारत को अब धीरे धीरे डोमिनियन स्टेट दिया जाए, उनके बातें सुनी जाए और उनको अपना अधिकार दिया जाए। तो इसी वजह से 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आता है वो भी इसी के आधार पर या इसके दबाव में भी कह सकते हैं वो आया था। कुछ ना कुछ इसके भी क्लू उसमें जुड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है दोस्तों। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। अब इसके अलावा इस ऑप्शन में देखें तो भीकाजी कामा भी हैं। और भीकाजी कामा दोस्तों जर्मनी में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था उन्होंने, और इसलिए उनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी बोला जाता है। और 1942 में भूमिगत रहकर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व में भाग लिया था। और इसके अलावा वीडी सावरकर हैं इसमें। वीडी सावरकर दोस्तों मित्र मेला सुने हैं 1899, और यही बाद में जाके 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडी सावरकर जी थे। और इंडिया हाउस से भी बाद में जुड़ते हैं। हाँ, एक चीज छूट रही दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो थे वो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की भी स्थापना करते हैं। और इंडिया हाउस क्या था? ये इंडिया हाउस इंडिया में नहीं था, लंदन में था।
और जो भारतीय छात्र क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया था बाद में। और इसके अलावा श्याम जी कृष्ण वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। इनके सहयोग थे सहयोगी थे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा इंडियन हाउस से जुड़े हुए थे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमारा है किनके अनुसार वासुदेव बलवंत फड़के को भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। तो इसमें ये बताना है कि किसने कहा था, किसने माना था कि वासुदेव बलवंत फड़के भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के जनक हैं, भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के पिता कहे गए हैं। तो ये दोस्तों सीधी बात है कि आरसी मजूमदार थे जिन्होंने इनको कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वासुदेव और बलवंत फड़के जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करते हैं और उन्होंने रामोशी विद्रोह खड़ा किया था। रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। और ये रामोशी विद्रोह होता है 1879 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। इसका कारण क्या था रामोशी विद्रोह का? तो दोस्तों अकाल पड़ने के कारण टैक्स फिर भी थोप दिया गया था बहुत ज्यादा, इसके एवज में ये किया गया था। सशस्त्र क्रांति के जरिए किया गया था, अंग्रेजी को विरुद्ध किया गया था। तो इन्होंने सोचा कि अब सशस्त्र क्रांति के जरिए ही भारतीय अंग्रेजों को बाहर निकालना है और भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करनी है। तो फड़के क्या करते हैं कि रामोशी एक कबीला था, जनजाति थी, भील, कोल, ये सब जनजातियों को मिलाकर इनके युवाओं को संगठित करके क्रांतिकारी सेना का गठन किया था। और 1879 में शुरुआत करते हैं, लेकिन गिरफ्तार कर लिया जाता है इनको और अदन की जेल भेज दिया, काला पानी कहते हैं, भेज दिया जाता है। 1883 में इनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य इसका क्या है कि क्यों पूछा गया ये? तो दोस्तों अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रथम सशस्त्र क्रांति विद्रोह के रूप में यह देखा जाता है, जिसने क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरित किया था। तो इस तरीके से आरसी मजूमदार वासुदेव बलवंत फड़के हैं को बोलते हैं ये। अगला सवाल है दोस्तों, अगले सवाल 20 और लास्ट में है कि यज्ञ और महायज्ञ नहीं माना जाता। यज्ञ एक महायज्ञ यानी ये यज्ञ दिए गए हैं और इनमें से एक बताना है कि महायज्ञ नहीं है। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि महायज्ञ पहले की वैदिक परंपरा है दोस्तों। वैदिक परंपरा के अनुसार गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ बनाए गए थे गृहस्थों के लिए। तो जिनको पंच महायज्ञ भी बोला जाता है, अनिवार्य माने गए थे उस टाइम। और जो 5 ऋणों से मुक्ति के लिए होते हैं, जिसमें पहला है दोस्तों ब्रह्मा यज्ञ। ब्रह्मा यज्ञ किन के लिए होता है? ये ऋषियों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए होता है। दूसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। तीसरा है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कौन सा है? तर्पण श्रद्धा के माध्यम से अपने पूर्वजों को सम्मान देना होता है। जबकि भूत यज्ञ है दोस्तों, समस्त प्राणियों को भोजन देना। और पांचवा है अतिथियों के सत्कार के लिए जाना जाता है ये आतिथ्य। ठीक है, जिसको मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, हाँ, ये अतिथियों का सत्कार करना, जरूरतमंदों के लिए सेवा करने के लिए ये किया गया था। तो इस तरीके से ये 5 यज्ञ होते हैं दोस्तों, जिसमें से वाजपेयी यज्ञ नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वाजपेयी यज्ञ क्या है? तो यह उच्च कोटि का यज्ञ माना जाता है, जिसको सोम यज्ञ कहा जाता है। और यह राजा अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए करते थे। रथों की दौड़ मुख्य रूप से आकर्षक होती थी इसमें, लेकिन इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण अश्वमेध यज्ञ भी हो जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट यज्ञ होता है दोस्तों, राजकीय यज्ञ था। इसमें यह था कि एक राजा एक घोड़ा को पीछे सैनिक लगा देता है, आराम से वो घोड़ा चाहे जहां जाना चाहे जाता है। और जहां जहां जाता है इसका मतलब होता है कि हाँ, वो जगह उस राजा के अंडर में है। तो अगर कोई रोकता है, कोई राजा, दूसरा राजा उसको रोकता है, तो उससे उस राजा को युद्ध करना पड़ता है।
ठीक, फिर जीतता है, फिर घोड़ा चलता रहता है और अगर नहीं कहीं रुका, किसी ने नहीं रोका और वापस आ जाता है अपने राज्य में, तब माना जाता है कि ये राजा चक्रवर्ती है, सम्राट घोषित किया जाता है वो। तो इसके रूप में अश्वमेध रूप में रामायण में राम जी भी ये यज्ञ कर चुके हैं। और इतिहास में देखेंगे तो पुष्यमित्र शुंग जी और समुद्रगुप्त जी ये दोनों लोग कर चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट है तो दोस्तों आज का। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।